जीटी रोड कैसे बनी? इस सड़क के बनने से पहले यहाँ कौन सा कदीम रास्ता था? कैसे इस सड़क के किनारे लोग आबाद हुए और शहर बनते चले गए? कैसे इस सड़क ने पूरे इलाके को रेवोल्यूशनाइज कर दिया? और क्या अपने जमाने का ये सीपेक से भी बड़ा और एडवांस प्रोजेक्ट था? जानिए इस वीडियो में। पाकिस्तान की सबसे मशहूर सड़क जीटी रोड है। इस रोड ने कई दौर देखे हैं, अखंड भारत के मौर्यन एम्पायर से लेकर मुगल बादशाहों तक और फिर ब्रिटिश राज से लेकर आज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक कई सल्तनतें और हुकूमतें इस पर से गुजरी हैं। कभी इसको जर्नैली सड़क कहा जाता था, तो कभी शाहराए आजम, कभी शेरशाही सड़क, तो कभी जीटी रोड। ये तारीखी सड़क आज के दौर के 4 मुल्कों से गुजरती है। जीटी रोड की ओरिजिनल लंबाई 3655 किलोमीटर थी और ये बांग्लादेश में तकनाफ के मकाम, जो म्यांमार के बॉर्डर के साथ है, वहां से शुरू होकर काबुल अफगानिस्तान तक को मिलाती थी। इसके रास्ते में चिटागोंग ढाका बांग्लादेश में, कलकत्ता, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, दिल्ली, अमृतसर भारत में और लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर पाकिस्तान में मिलते थे। और खैबर पास से गुजरकर ये सड़क अफगानिस्तान में दाखिल हो जाती थी और काबुल तक जाती थी। मोटरवे से पहले पाकिस्तान का शायद ये सबसे अहम रूट था, लेकिन ये सड़क कैसे बनी, कैसे ये रूट डिस्कवर हुआ, कैसे इसको डेवलप किया गया और कैसे यहाँ बड़े बड़े शहर और कस्बे बने, इस सब के पीछे 2500 साल पुरानी तारीख है। पुराने वक्तों में इस इलाके में एक रास्ते उत्तरापथ का जिक्र होता है, जो इस जीटी रोड के बनने से पहले का रास्ता था। उत्तरापथ संस्कृत जुबान का लफ्ज है। उत्तरा का मतलब है नॉर्थ और पथ का मतलब है रोड या रास्ता। उत्तरापथ का यह रास्ता 3री सदी में बनाया गया था और इसका जिक्र बुद्धिस्ट लिटरेचर और महाभारत में मिलता है। उनसे यह पता चलता है कि यह सड़क मौर्यन एम्पायर के दौर में भी मौजूद थी। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले इस रास्ते की अहमियत को समझा, जो अपनी सल्तनत के मुख्तलिफ रास्तों को मिलाना चाहता था, और उसने इस रूट को डेवलप करना शुरू किया और बाद में यही रूट जीटी रोड की बुनियाद बना। ये सड़क गंगा किनारे से शुरू होकर पंजाब और टेक्सला से गुजरकर बल्ख, जो कि अब सेंट्रल एशिया में है, वहां तक जाती थी और यूं वस्ती इलाकों को नॉर्थ वेस्ट से मिलाती थी। इसकी इंस्पिरेशन पर्शियन रॉयल रोड थी, जो उस वक्त ग्रेटर खुरासान के इलाकों को जोड़ती थी। टेक्सला और प्रोशापुरा, जो कि पेशावर का पुराना नाम है, उस वक्त अहम तजारती मराकज थे, दोनों इस रोड पर थे। टेक्सला गंधारा का कैपिटल सिटी था और उन तमाम सड़कों का कनेक्शन था जिनके जरिए लोग यहाँ तक आते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में इस सड़क की मेंटेनेंस भी होती थी। यूनानी डिप्लोमेट मेगास्थेनस ने, जिसने 15 साल मौर्यन कोर्ट में गुजारे, उसने लिखा है कि इसकी देखभाल के लिए बाकायदा लोगों की फौज थी। ये सड़क 8 स्टेजेस में बनाई गई थी और 2600 किलोमीटर तक अंपायर के तमाम बड़े शहरों को मिलाती थी। पानीनी, जो कि एक मशहूर मैथमेटिशियन था, उसने भी अपनी राइटिंग्स में इसी उत्तरापथ का जिक्र किया है। इसके बाद इस सड़क में मशहूर बादशाह अशोका ने कुछ इंप्रूवमेंट्स की और उसने जो फरमान जारी किए, उनमें इसने इस सड़क के किनारे दरख्त लगाने और आधे कोस के बाद कुएं और कुछ फासलों पर रेस्ट हाउसेस बनाने का ऑर्डर भी दिया। वेदास में इस सड़क का नाम टेक्शासला पतालीपुत्रा, जो कि अब पटना कहलाता है, वो बताया गया है। ये एशिया की सबसे पुरानी और लंबी सड़क थी। इसके बाद अगले 1000 साल तक सेंट्रल एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मिलाने वाली सड़क यही थी। अलेक्जेंडर भी इसी सड़क पर सफर करके पंजाब में भेरा तक आया और झेलम किनारे पोरस से जंग की। तब यूनानियों ने इसे रॉयल रोड का नाम दिया। इसके बाद ये रास्ता शहरों को तो मिलाता रहा, लेकिन बाकायदा सड़क और उसकी मेंटेनेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। सिर्फ गयासुद्दीन बलबन के दौर में इन रास्तों पर लूटमार करने वालों को रोकने के लिए कुछ कोशिश की गई। रूट तो था, लेकिन सड़क खत्म होती गई। इस बात का अगरचे वाज़ेह सबूत नहीं कि जीटी रोड बिल्कुल वही रास्ता है जो उत्तरापथ का था, लेकिन समझा यही जाता है कि जिस रास्ते को शेरशाह सूरी ने डेवलप किया वो यही रूट था और उसने इसी उत्तरापथ के रूट की कुछ अलाइनमेंट करके इसे जीटी रोड बना दिया। शेरशाह सूरी एक इनोवेटिव आदमी था। 16th सेंचुरी में 1540 से
1545 के दरमियान उसने इस रूट को बंगाल में सुनार गांव से लेकर रोहतास तक डेवलप करना शुरू किया। अब शेरशाह सूरी को इसकी क्या जरूरत पेश आई कि एक ऐसी सड़क बनाई जाए जिसके साथ ये पूरा सिस्टम मौजूद हो। इसकी वजह इस रूट की स्ट्रेटेजिक नोयत थी और उसने जिस तरह से ये काम किया उसी वजह से उसका नाम इस सड़क के साथ जुड़ गया। उसने ये रास्ता एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया और इसके बहुत से मकासद थे। सबसे अहम तो ये था कि एम्पायर की एक यूनिटी नजर आनी चाहिए और अगर इससे कभी मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान फौज मूव करनी पड़े तो इस रोड के जरिए वो फौरी ऐसा कर सके। उस जमाने में फौजें एडवांस होना शुरू हो गई थी और घोड़ों के अलावा भी फौजी सामान को जंगों के लिए मूव करना पड़ता था। इसीलिए उसने इस रूट के साथ फोर्ट्स भी बनाने शुरू किए। इस रूट के जरिए वो तिजारत को भी बढ़ाना चाहता था जो उस जमाने में रियासत के लिए रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जरिया थी। शेरशाह सूरी के दौर में इस रूट को चौड़ा किया गया। उसने सड़क के किनारे सराय बनवाई और उनके साथ कुएं खुदवाए जिनको बाउली कहा जाता था। इन सराय खानों में मुसाफिरों को खाना भी मिलता था और वो आराम भी करते थे। उनके घोड़ों के सस्ताने के लिए जगह भी थी। इन सरायों के साथ बाग और डाक चौकियां भी बनाई गई। एक प्रॉपर रेस्ट एरिया की तरह तमाम सहूलियात मौजूद थी। इस सड़क किनारे जो बड़े शहर हैं उनमें से कुछ इन्हीं सरायों के साथ बनने वाली आबादियां थीं जो वक्त के साथ साथ बड़ी होती चली गई। जैसा कि सराय आलमगीर का शहर है, यहाँ जो सराय थी वो मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाई थी। बहरहाल शेरशाह सूरी की बनाई गई इन सरायों में आने वाले मुसाफिरों से हुकूमती कारिंदों को खबरें भी मिलती थी और वो लोगों पर नजर रखते थे जो एक तरह का इंटेलिजेंस नेटवर्क भी था और सरकार तक पूरे हिंदुस्तान से खबर पहुंचती थी। इंटरेस्टिंगली इन सरायों में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग अरेंजमेंट्स हुआ करती थी और एक सरकारी अफसर जिसे शाहना कहा जाता था वो सराय का इंचार्ज होता था जो मुसाफिरों और सराय की तमाम ज़रूरतों को देखता था और उनके स्टेटस के मुताबिक उनके लिए सराय पर अरेंजमेंट्स करता था। ये अरेंजमेंट्स उस जमाने में अनप्रेसिडेंटेड थी। फिर उसने इस सड़क के साथ साथ हर 10 कोस के बाद कोस मीनार बनाए जो इस रोड की मार्किंग्स थी और फासले बताते थे, जैसा कि आज आपको बोर्ड नजर आते हैं। इनमें से कुछ कोस मीनार लाहौर में और टेक्सिला के इलाकों में आज भी बचे हुए हैं। पाकिस्तान में इन बाकी रह जाने वाले मीनारों की तादाद तकरीबन 11 बताई जाती है। लाहौर का एक कोस मीनार मुगलपुरा रोड पर रेलवे लाइन के साथ कायम है, लेकिन भारत में इन कोस मीनारों की तादाद ज्यादा है क्योंकि वहां इन्हें बेहतर तौर पर प्रिजर्व किया गया है। इस सड़क की पूरी तरह से मेंटेनेंस की जाती थी और इसके लिए बाकायदा स्टाफ भी रखा गया था, जैसा कि आजकल मॉडर्न दौर में होता है। तब इसे बादशाही सड़क, सड़क शेरशाही या सड़के आजम कहा जाता था। इस सड़क की तामीर के लिए पत्थर, स्टोन पेविंग्स और रोड डिजाइन में ड्रेनेज सिस्टम भी शामिल था। तभी इस रोड की ड्यूरेबिलिटी बहुत थी और इसकी बाकियात आज भी कहीं ना कहीं नजर आ जाती हैं। शेरशाह सूरी ने इस रोड के लिए कनेक्टिंग रोड्स भी बनाई जो यहाँ तक आती थी। ये मुख्तलिफ सड़कें थी जो इलाकों को इस रोड के साथ जोड़ती थी। ये शेरशाह सूरी का विजन था जिसने इस रोड को पूरे हिंदुस्तान की लाइफ लाइन बना दिया और ये सफर और तिजारत का सबसे बड़ा जरिया बन गया। उस जमाने में इसे डाक वाली सड़क भी कहा जाता था क्योंकि डाक की तरसील का एक बड़ा निजाम इस सड़क के साथ बनाया गया था। हर सराय या कोस मीनार पर इंतजाम होता था कि डाक ले जाने वाले आराम कर सकें और अपने घोड़े बदल सके या डाक अगले घुड़सवार को दे सके। कहते हैं कि उस जमाने में दिल्ली से काबुल तक डाक 5 दिन में पहुंच जाती थी, जो उस जमाने के लिहाज से रेवोल्यूशनरी था। शेरशाह सूरी की मौत के बाद जब मुगलों ने हिंदुस्तान में दोबारा हुकूमत हासिल की तो उन्होंने इस जर्नैली सड़क को नजरअंदाज नहीं किया और शेरशाह सूरी के इस रेवोल्यूशनरी सिस्टम को जारी रखा और यूं आने वाले कई 100 सालों तक इस जर्नैली सड़क के किनारे पुराने शहरों के साथ साथ नए शहर और नई आबादियां बनती चली गई। अकबर बादशाह इसी जर्नैली सड़क के जरिए लाहौर आता था। फिर इस सड़क के करीब अकबर बादशाह के दौर में ही लाहौर का धर्मपुरा का इलाका भी आबाद किया गया, जहां पर हजरत मियां मीर के दरबार पर औरंगजेब आलमगीर भी हाजिरी देने के लिए आता था। मुगलों ने इसमें कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की। मुगल बादशाह जहांगीर ने ये ऑर्डर जारी किया कि जो सराय बनेगी वो पक्की ईंटों की बनवाई जाएंगी। जहांगीर ने इस सड़क पर पुल भी बनवाए। अपनी किताब तुज़के जहांगीरी में उसने काफी डिटेल में सड़क पर किए गए सफर और इंतजामात का जिक्र किया है। कई मुगल मॉन्यूमेंट्स इसी सड़क के किनारे बनी। फिर अफगान बादशाह महमूद शाह दुरानी के दौर में इस सड़क को काबुल से भी मिला दिया गया, जो इस रूट को आने जाने के लिए इस्तेमाल करता था।
सिखों के दौर में अलबत्ता ये सड़क खस्ता हाली का शिकार हो गई। रंजीत सिंह को खदशा था कि इस सड़क से गैर मुल्की हमलावर आते हैं और यूं ये रास्ता उसकी पंजाब में हुकूमत के लिए खतरा बन सकता है। लिहाजा किसी भी फौज के लिए इस सड़क के बगैर मूव करना मुश्किल होता। जब सड़क ठीक नहीं होगी तो फौज की मूवमेंट भी मुश्किल होगी। उसका कंसर्न सिर्फ पंजाब के दिफा की हद तक था, लिहाजा उसे ये सूट करता था। सिखों के बाद यहाँ अंग्रेजों का दौर आया तो उन्हें इस सड़क की अहमियत का पूरी तरह से एहसास था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सड़क की तामीर 1833 से 1860 के दरमियान में की और इसे जीटी रोड का नाम दे दिया। यूं जर्नैली सड़क जीटी रोड बन गई। उस दौर में ये सड़क 1000 पाउंड फी मील के हिसाब से बनाई गई थी, जो बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन अंग्रेजों को शायद इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो सारा खर्चा यहाँ से ही पूरा कर रहे थे। यूं ये सड़क अब कलकत्ता से काबुल को मिलाती थी और 4 मुल्कों से गुजरती थी। अंग्रेजों ने स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस को सामने रखा और अपनी ग्रेट गेम और अफगानिस्तान तक रसाई मुमकिन बनाने के लिए इसे काबुल तक लेकर गए। इसके साथ साथ इसी रूट पर उन्होंने रेल की भी तामीर की। इसीलिए आज इस सड़क के साथ साथ आपको रेल की पटड़ी भी नजर आती है। कई इंग्लिश राइटर्स ने अपनी राइटिंग्स में इस रोड का जिक्र किया है। मशहूर बरतानवी राइटर किपलिंग ने इसे रिवर ऑफ लाइफ कहा। बरतानवी वॉइसरॉय लॉर्ड डलहौजी ने इसे वेन ऑफ द एम्पायर करार दिया। इस सड़क की तामीर और देखभाल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के जरिए होने लगी, जो आज तक जारी है। वक्त के साथ साथ पत्थरों की जगह ग्रेवल रोड ने ले ली। मुल्कों के दरमियान बॉर्डर्स की लकीर खिंच गई। नई सड़कें और मोटरवेज बन गए और सड़कों के नामों की जगह हाईवेज के नंबर्स ने ले लिए। लेकिन ये रूट आज भी कायम है। भारत में ये नेशनल हाईवे नेटवर्क का हिस्सा बन गया और नाम के बजाय इसके नंबर्स आ गए, जैसे NH3 या NH19 वगैरह वगैरह। ये सब जीटी रोड के ही नाम है। बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान में इसे आज भी जीटी रोड कहा जाता है या N5। इस पुरानी सड़क की बाकियात आज भी मौजूद हैं। कहीं उत्तरापथ पर टेक्सला के खंडर नजर आते हैं तो कहीं वो पुराने पत्थर जो शेरशाह सूरी के जमाने में लगे होंगे, या वो टूटे फूटे कोस मीनार जो इस सड़क पर फासले बताते थे। वो दरख्त जो कभी मुगल बादशाह जहांगीर ने लगवाए होंगे, या रेल की वो पटड़ियां जो अंग्रेज सरकार ने डाली होंगी। ये जर्नैली सड़क तो मौजूद है, लेकिन इसकी शक्ल बदल गई है और इस सड़क के साथ साथ शाहराहों का जदीद निज़ाम मुतारिफ होने के बाद हो सकता है कि कुछ आमदोरफ्त इस पर कम हो गई हो, क्योंकि शहरों के दरमियान मोटरवेज बन गई और मुल्कों के दरमियान अब एयर ट्रैवल होता है। लेकिन इन सड़कों की अहमियत आज भी है। जीटी रोड की तरह चीन का इकोनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा है, लेकिन इस खित्ते में जो तारीखी अहमियत जीटी रोड को हासिल है वो किसी और शाहराह को हासिल नहीं हो सकती। एक मशहूर ब्रॉडकास्टर हैं, उन्होंने इस जर्नैली सड़क पर 80 की दहाई में एक रेडियो सीरीज की थी। वो इस सड़क पर सफर करते, रास्ते देखते। पेशावर से जब इसके आखिरी हिस्से कलकत्ता पहुंचते हैं तो कहते हैं कि वहां मैंने एक शख्स से पूछा कि क्या जीटी रोड यहाँ खत्म हो जाती है? तो उस शख्स ने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा कि खत्म होती है? हमने तो सुना है कि यहाँ से शुरू होती है और पेशावर तक जाती है। सड़कें कभी खत्म नहीं होती, बस उन पर गुजरने वाले बदल जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। एक मशहूर ब्रॉडकास्टर हैं,